देखिए, मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ऐसा पूछ रहा था जो आपके लाइफ़ से रिलेटेड हो। आप सभी लोग कैसा एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं जो कुछ भी एग्ज़ाम्पल मतलब मेज़रमेंट का एक एग्ज़ाम्पल दे दिए, एक इवैल्यूएशन का एग्ज़ाम्पल दे दिए। आपको एक ही एग्ज़ाम्पल में दोनों समझाना है। हाँ, मेज़रमेंट तो होगा पर दोनों बताओ ना विनोद, मेज़रमेंट जैसा हाइट, टाइम, स्पीड क्योंकि हम मेज़र कर रहे हैं क्वांटिटी में। मैं इतना टाइम में काम किया, 40 मिनट में मैंने क्लास लिया, मैंने इतना स्पीड पढ़ाया, इतना स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। वेट मेज़रमेंट। तो देखिए मैं एक इसको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेज़रमेंट कैसे करते हैं, जैसे बचपन में होता था कि जब मान लीजिए जैसे मैं हम 2 भाई थे, ठीक है? तो जैसे मान लो बचपन में गिलास में दूध मिला हमें, ठीक है? अब 2 गिलास में दूध मिला, मैं छोटा भाई तो मान लीजिए मेरा बड़ा भाई है। तो मैं देखूँगा कि मेरे को मम्मी ने इतना दूध दिया है, मेरे भाई को बड़ा हुआ दिया हुआ है। तो मैं मेज़र करूँगा मेरा इतना कम है, ठीक है? तो जो मेज़रमेंट करूँगा कि मेरा इतना है, 600 मिलीलीटर दिख रहा है मुझे, उसका ज़्यादा दिख रहा है। तो ये मेज़र कर रहा हूँ मैं अभी सिंपली, ठीक है? अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ़ मेज़र किया हूँ कि मेरा इतना दूध है, उसका उतना है गिलास में। तो मेज़र कर रहा हूँ कि मेरा कम है। अब मैं क्या करूँगा उसको इवैल्यूएट जब मैं कंपेयर करूँगा दोनों को, मेरे मिल्क से मेरे ब्रदर वाले से, ठीक है? गिलास से मैं कंपेयर करूँगा दोनों का। क्या कि यार मेरा कम है, उसका ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो क्या कर रहा हूँ मैं कंपैरिज़न कर रहा हूँ। जब मैं कंपैरिज़न करूँगा, उसको मतलब वैल्यू मिल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कम है। मतलब मैं अपने आप को वैल्यू दे रहा हूँ उस चीज़ को, जो मैंने मेज़र किया था कि यार मेरा इतना 600 लग रहा है, आधा गिलास लग रहा है। मैंने पहले मेज़र किया, अब मैं 2 लोगों का कंपैरिज़न कर रहा हूँ और अपने आप को एक वैल्यू दे रहा हूँ कि मेरे गिलास का दूध कम है। क्यों? क्योंकि मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ, दोनों को कंपैरिज़न करके। ये सिंपल सा एग्ज़ाम्पल था मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन का। हाँ, बाकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन के, आप सभी लोगों को पता ही होगा। मैंने आपको सिर्फ़ सिर्फ़ कॉमन सा एग्ज़ाम्पल पूछा था ताकि आपको एक दिमाग लगाना पड़े, थोड़ा सोचना पड़े, तो ऐसा एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपकी लाइफ़ के रिगार्डिंग भी। तो मूव ऑन करते हैं आगे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन को। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, जो मैंने लास्ट यूनिट पढ़ाई ना, मेरा तो सिलेबस ऐसा होता है कि देखता नहीं हूँ आगे क्या है मतलब, 5th यूनिट के बाद मैं देखता नहीं। जब 5th कंप्लीट कर लूँगा तब मैं देखता हूँ 6 यूनिट में टॉपिक क्या-क्या पढ़ाना है मुझे। फिर 7th में देखता हूँ क्या-क्या टॉपिक पढ़ाना है। तो जब मैं कल रात को कल बना रहा था नोट्स परसों में, तो मैं देखा जो मैं पढ़ाया 7th यूनिट में सारा वही 8th यूनिट में। मतलब ऑलमोस्ट सारा चीज़ें मैंने पढ़ा दिया था आपको 7th यूनिट में, वही बस और डिटेल में थोड़ा-सा उसके टेस्ट के बारे में पढ़ना है हमें यूनिट नंबर 8 में। तो यूनिट नंबर 8 का नाम क्या है हमारा मेज़रमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें आप देख सकते हैं 4 कंपोनेंट्स थे स्किल, फिटनेस के, पावर, स्पीड, एजिलिटी, बैलेंस जो आपका हमने पढ़ा काफ़ी अच्छे से यूनिट नंबर 7 में। अब इसमें आपको एक-एक टेस्ट के बारे में दे दिया है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो, स्प्रिंट 40 मीटर, स्प्रिंट 50 मीटर, शटल रन 4 इंटू 10 मीटर्स, सीमो एजिलिटी टेस्ट, स्टैटिक बैलेंस का ये टेस्ट, डायनामिक बैलेंस टेस्ट का ये टेस्ट। तो मतलब मैंने देखा भी नहीं था और मैं सारा आपको बताया था कि पावर के लिए ये टेस्ट होता है, स्पीड के लिए ये टेस्ट होता है, एजिलिटी के लिए ये टेस्ट होता है, बैलेंस के लिए डायनामिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस सब पढ़ाया था ना, तो मैं देखा तो मैं बोला सब तो पढ़ाया था ऑलरेडी, बिना देखे भी तो मतलब हम सही चल रहे हैं। तो देख सकते हैं मेज़रमेंट में क्या कर रहा है, जैसे कोई स्केल से किसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं और कोई भी कंपैरिज़न करते हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसको हम इवैल्यूएशन बोलते हैं। थोड़ा-सा और डिफरेंस देख लेते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से इधर राइट साइड में। मेज़रमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है? 300 ग्राम, 400 ग्राम क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं और इवैल्यूएशन इज़ क्वालिटेटिव एज़ वेल एज़ क्वांटिटेटिव। इवैल्यूएशन आपका क्वालिटेटिव भी हो सकता है मतलब उसकी विशेषता भी बता सकता है कि मेरा ज़्यादा है, उसका कम है या फिर बता सकता है हम इवैल्यूएशन कि यार मेरा मार्क्स ज़्यादा है, उसका कम आया है। तो ऐसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। तो मेज़रमेंट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव मतलब हम ऑब्जेक्टिव मतलब देख के बता देंगे यार इसका ये छोटा हाइट में है, तो हमने मेज़रमेंट किया तो क्वांटिटी में हाइट में छोटा दिख रहा है, तो मेज़रमेंट हम करके बता देंगे। और इवैल्यूएशन क्या होता है सब्जेक्टिव होता है, मतलब ऊपर-नीचे हो सकता है। मुझे लग रहा है इसमें ये ज़्यादा तेज़ है, मुझे लग रहा है ये कम पढ़ाई में तेज़ है, तो सब्जेक्टिव हो सकता है, वेरी कर सकता है। मेज़रमेंट इज़ मोर फॉर्मल एंड एक्यूरेट। तो मेज़रमेंट जो होता है हमारा एकदम फॉर्मल तरीके से होता है और एक्यूरेट होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कॉपी है, मैं स्केल से मेज़र करूँगा कितना बड़ा है, तो क्या होना चाहिए फॉर्मल तरीका होता है, एक्यूरेट होता है। व्हाइल इवैल्यूएशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ इट इज़ लेस एक्यूरेट, थोड़ा कम एक्यूरेसी होता है और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीका इसमें लगाया जा सकता है। फिर मेज़रमेंट अगर हमने फॉर्मल तरीका से करें तो साइंटिफिक इन नेचर है, वहीं इसका देखेंगे फिलॉसॉफिकल नेचर है मतलब अब सबका अपना-अपना फिलॉसफी होगा इवैल्यूएट करने का। होता है ना सबको क्लासिफाई करते हैं, वाइड स्कोप है, तो ये नैरो है आपका। इट प्रोवाइड्स न्यूमेरिकल डाटा। जैसे बताया एग्ज़ाम्पल देखिए मैंने 7 सेंटीमीटर कॉपी है मान लीजिए, मैंने मेज़र किया तो क्या न्यूमेरिकल डाटा दे रहा है मुझे। वहीं दूसरी तरफ आपका इवैल्यूएशन क्या कर रहा है, इवैल्यूएशन यूजेस न्यूमेरिकल डाटा एंड प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव रिजल्ट। जैसा मैंने बताया था कि दो दूध का कंपैरिज़न करके गिलास में मिल्क था, तो मैंने क्या किया था पहले न्यूमेरिकल डाटा मेरा 300 ग्राम है, उसका 500 ग्राम है। फिर दोनों को मैंने कंपेयर किया था, फिर एक क्वालिटेटिव रिजल्ट निकाला था कि इसका कम है दूध, इसका गिलास में ज़्यादा है। निकाला था ना?
टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन मेथड्स आर यूज्ड, इसमें टेस्टिंग होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज होता है। वहीं इधर क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स। तो ये सब बेसिक कॉमन सा डिफरेंस था, यूनिट के नाम में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया सिंपल शब्दों में। ज्यादा कुछ इसके बारे में और डीप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जितना जानना था सब आपको मैंने बता दिया यहाँ तक। अब आते हैं एक-एक टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको यूनिट नंबर 7 में पावर के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो वो स्लाइड यहाँ पे भी है आपका, पावर हमने पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेंगे फटाफट। मस्कुलर पावर इज़ वन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ फोर्स इन अ शॉर्टेस्ट टाइम। आपने पूरा दम लगाया, मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ लगाया शॉर्टेस्ट टाइम में, तो वो आपका मस्कुलर पावर होगा। तो मैंने फिर बताया था आपको, वी कैन से दैट पावर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। ये लाइन बताया था मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इसे क्या-क्या चीज़ का कॉम्बिनेशन से बनता है आपका, स्ट्रेंथ और स्पीड के। तो इन अदर वर्ड्स पावर मीन्स वंस कैपेसिटी ऑफ वर्क आउटपुट पर यूनिट टाइम। आप कितना काम कर रहे हैं ये पर यूनिट टाइम में। तो एग्जांपल ऑफ पावर इन स्पोर्ट्स, जैसे बास्केटबॉल में आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, तो बास्केटबॉल प्लेयर्स यूज पावर व्हेन जंपिंग फॉर अ डंक। वहीं पे पावर मैंने बताया था, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। पावर क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इनटू वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि क्या वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी हो गया आपका पावर। तो ये था पावर के बारे में, हमने यूनिट 7 में पढ़ा था बाकी डिटेल में। अब जो आपका सिलेबस में क्या किया है, कॉमन टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर। तो जब मैं आपको यूनिट 7 पढ़ा रहा था, तो मैंने ये सारे टेस्ट बताए थे कि ये टेस्ट से आप पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 8 में जो पहला टॉपिक है हमारा, पावर के बारे में 2 टेस्ट दिया हुआ है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बैकवर्ड बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इस यूनिट में उसी के बारे में पढ़ना है हमें। हालांकि सभी लोगों को पता होगा इसमें होता क्या है, कैसे होता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बारे में। तो क्या बोला स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में, दिस टेस्ट मेजर्स द एक्सप्लोसिव लेग पावर। आपका एक्सप्लोसिव लेग पावर को मेजर करेगा। इट इन्वॉल्व्स जंपिंग फॉरवर्ड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन। आप एक पोजीशन पे खड़े रहते हैं और जंप करते हैं एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन विद बोथ फीट बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। दोनों पैर कहाँ रहेंगे आपके, मान लीजिए लाइन है तो लाइन के पीछे रहेंगे, लाइन क्रॉस नहीं करने चाहिए। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन क्या होता है, स्टैंड विथ फीट शोल्डर विथ अपार्ट, मतलब शोल्डर विथ अपार्ट के हिसाब से दोनों फीट रहेगा आपका स्टैंड पोजीशन में, ऐसे फिर जंप करेंगे, जैसे आपको वीडियो दिखा दूंगा उसका। फिर क्या बोला है, स्टेप 2 में आर्म स्विंग, स्विंग योर आर्म्स बैक, ऐसे स्विंग करेंगे आर्म्स को, ठीक है, थोड़ा मतलब फोर्स जनरेट करने के लिए, मोमेंटम। देन फॉरवर्ड एज यू बेंड योर नीज एंड प्रिपेयर टू जंप। नीज को बेंड करके आगे जंप करने की कोशिश करेंगे, जैसा आपको दिखाया गया यहाँ पर इमेज में। थर्ड क्या है फेज हमारा, जंप है। एक्सप्लोसिवली पुश ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या करना है, पुश ऑफ करना है एक्सप्लोसिवली विद बोथ फीट्स एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों पैर से दम लगा के एक्सप्लोसिवली आगे की तरफ जंप करना है आपको। लैंडिंग में क्या बोला है, लैंड ऑन बोथ फीट विदाउट फॉलिंग बैक। अब आगे आपको लैंड करना है दोनों पैरों पे या फिर एक पैर पे लैंड करिए, बस कंडीशन क्या है, पीछे लैंड नहीं कर जाना है। पता चले मैं आगे कूदा और गिर के पीछे आ गया, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा आपका मेजरमेंट। तो फिर क्या बोला लास्ट में, मेजरमेंट होता है इसका, डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन टू द बैक ऑफ द क्लोजेस्ट हील। स्टार्टिंग लाइन है, मैं यहाँ से यहाँ तक जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कूदा और मैं गिर गया पीछे, तो मेरा मुंडी कहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिर गया, तो कहाँ से मेजरमेंट होगा, यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक आपका मेजरमेंट होगा, जो लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। तो ये था आपका कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, सिंपल है, सभी को पता होगा। टिप्स फॉर बेटर जंप क्या रहेगा, यूज योर आर्म्स फॉर मोमेंटम, अपने आर्म्स को यूज करिए, जैसा मैंने भी डाला हुआ है वीडियो बना के 4-5 साल पहले यूट्यूब पे डाले हुए, एलएनआईपी फिजिकल टेस्ट वीडियो बाय डिकोडिंग स्पोर्ट्स, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने बनाया था 3-4 साल पहले वीडियो, जब मैं सेकंड ईयर था कॉलेज में, कि कैसे आपको फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करना है एलएनआईपी के ट्रैक पे। तो आपको आर्म्स को ऐसे मोमेंटम गेन करना है, फोकस ऑन पावरफुल लेग एक्सटेंशन, फोर्स फोर्स करिए कि पैर को पूरा दम लगा के एक्सटेंड करके आगे की तरफ जंप करे। प्रैक्टिस गुड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन लैंडिंग, लैंडिंग करते टाइम आपको अच्छा बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो गुड स्कोर्स अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, जैसे मान सकते हैं एज अगर आपका 20 to 29 है, तो मेल के लिए अगर आप 2.3 मीटर से लेकर 2.50 मीटर तक जंप कर रहे हैं तो आपका अच्छा है, मतलब गुड है। वहीं फीमेल के लिए 1.8 to 20 मीटर, ठीक है। पर एलएनआईपी का जो फिजिकल टेस्ट का नॉर्म्स है वो थोड़ा सा अलग है, उसको देख लीजिएगा, जो भी बच्चे एलएनआईपी फिजिकल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो है, इसको देखते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा कैसे जंप करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में। देख रहे हैं आप, लाइन के पीछे जंप करना है, जो भी लाइन जाएगा, देखिए इसने हाथ को स्विंग किया, देखिए मोमेंटम प्राप्त किया, आगे तरफ बेंड करके दोनों तरफ को जंप कर दिया पैर से और
बैलेंस अपना बनाया, ठीक है, पीछे नहीं आना है बस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अब हम बात करते हैं जो दूसरा टेस्ट है पावर का, वो जो दिया गया सिलेबस में, वो बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। सो द बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो इज अ डायनेमिक टेस्ट ऑफ द टोटल बॉडी पावर। आपके पूरा बॉडी का पावर इस्तेमाल कर रहा है, स्पेशली फोकसिंग ऑन द पोस्टीरियर चैन। पोस्टीरियर चैन मतलब आगे का होता है, एंटीरियर होता है आगे का साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे का साइड, ठीक है। तो पोस्टीरियर चैन में फोकस करता है, पीछे साइड आपका ग्लूट्स आ गया, हैमस्ट्रिंग मसल्स आ गए, आपका बैक मसल्स आ गए और आपके शोल्डर मसल्स आ गए, मतलब सारे को इन्वॉल्व करके मेडिसिन बॉल बैक थ्रो का हम करते हैं। तो हाउ टू परफॉर्म द बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगा, स्टैंड विथ फीट शोल्डर विथ अपार्ट, दोनों पैर के शोल्डर विथ के हिसाब से स्टैंडिंग पोजीशन में रहिए, फीट प्लेस्ड एट शोल्डर विथ अपार्ट, फेसिंग अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द थ्रो। मतलब मान लीजिए मुझे पीछे थ्रो करना है तो मेरे को अवे अवे डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। मुझे आगे थ्रो करना है तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे पकड़ूंगा बॉल, इधर थ्रो फेंकना है तो अवे रहेगा, पीछे फेंकना इधर फेंकना बॉल तो अपोजिट साइड में फेस करूंगा। होल्ड द मेडिसिन बॉल, बॉयज के लिए 3 kg रहता है, गर्ल्स के लिए 1 kg, विद बोथ हैंड्स बिटवीन योर लेग्स, लेग्स के बिटवीन में, ठीक है, अंदर। जैसे आपका इमेज में देख सकते हैं पहला वाला बैकग्राउंड में यहाँ पे। अब क्या बोला है, स्टार्टिंग पोजिशन हो गया सेटअप, लोअर इनटू क्वार्टर स्क्वाट। आप स्क्वाट पोजीशन में आएंगे, क्वार्टर स्क्वाट में मतलब 1/4 होता है स्क्वाट पोजीशन में, व्हाइल ब्रिंगिंग द बॉल डाउन बिटवीन योर लेग्स, लेग्स के बीच में लाएंगे, एंगेज योर कोर। अब जो आपका एब्डोमेन मसल्स है, कोर को एंगेज करके और प्रिपेयर करना है ताकि आपको एक्सप्लोड करना है, पूरा एनर्जी लगा देना अपवर्ड की तरफ। फिर थ्रो कैसा होना चाहिए, स्विंग द बॉल ओवरहेड, ओवरहेड की तरफ स्विंग करके 1-2 बार, ठीक है। जैसे आपका मोमेंटम आएगा बॉडी में फिर आपको थ्रो करना है, एंड एक्सप्लोसिवली थ्रो इट बैकवर्ड ओवर योर हेड। फॉलो थ्रू विथ योर आर्म्स एंड हिप्स, पूरा आपको बॉडी को भी ले जाना पड़ेगा, आर्म्स और हिप्स को, तब आपका बॉल अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्टे बिहाइंड द थ्रोइंग लाइन, अब जो लाइन रहेगा जहां से आप थ्रो कर रहे हैं तो उसके आपको क्रॉस नहीं करना है, ऐसा पता चले फेंक दिया मैं क्रॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो फाउल हो जाएगा। तो क्रॉसिंग इट कैन इनवैलिडेट द थ्रो। अब मेजरमेंट क्या बोला है, डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम द थ्रो लाइन टू वेयर द फर्स्ट बॉल लैंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, थ्रो लाइन टू वेयर द बॉल फर्स्ट लाइन, जो भी लाइन है यहाँ से और जहां पे आपका बॉल लैंड करेगा उसके बीच का डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर आप लाइन क्रॉस कर देते हैं थ्रो करने के बाद भी तो ये फाउल हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, फिजिकल टेस्ट में काफी बच्चे गलत करते हैं। तो ये था आपका हाउ टू परफॉर्म द बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। अब इसके ट्रेनिंग के बेनिफिट्स देखते हैं। डेवलप हिप एक्सटेंशन पावर, जो आपका हिप है उसका एक्सटेंशन पावर डेवलप करता है। बिल्ड्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लोअर एंड अपर बॉडी, जो आपका लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन बनाता है। एनहांसेस परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स रिक्वायरिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, तो ऐसे ऐसे गेम्स जहाँ पे एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए रहते हैं, मतलब जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए स्पीड के साथ, जहाँ पे जैसे मान लीजिए स्प्रिंटिंग जंपिंग एक्सेट्रा में, वहाँ पे के लिए ये मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या क्या टिप्स हैं अगर आपको इसमें इंप्रूव करना है तो, यूज योर लेग्स एंड हिप्स नॉट जस्ट योर आर्म्स, सिर्फ हाथ से ही नहीं फेंक देना से खड़े खड़े, पूरा बॉडी को यूज करना है, ठीक है। आपके हिप्स को, लेग्स को, सबका पावर मोमेंटम जनरेट करके बॉडी को रिलीज करना है बॉल को। कीप योर मूवमेंट फ्लूइड एंड एक्सप्लोसिव, मूवमेंट को फाइन रखिए, एक्सप्लोसिव रखिए। प्रैक्टिस फुल रेंज ऑफ मोशन एंड, ठीक है, मोशन होगा, प्रैक्टिस फुल रेंज ऑफ मोशन एंड फॉलो थ्रू, तो पूरा रेंज ऑफ मोशन ले जाइए और फिर फॉलो थ्रू के हिसाब से बॉल को थ्रो करिए। ये वीडियो देखिएगा आपका। देखिए गया बॉडी के थ्रू, फॉलो थ्रू पूरा किया उन्होंने और इतना 14.5 मीटर्स इन्होंने थ्रो किया मेडिसिन बॉल बैक थ्रो। तो ये था आपका पावर वाला टॉपिक, क्लियर हो गया। यूनिट 8 का मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का आपका फर्स्ट वाला पावर, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। अब सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए जो बच्चे एलएनआईपी फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कितना थ्रो करते हैं और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो कितना करते हैं, क्योंकि दोनों आपके कंपोनेंट है फिजिकल टेस्ट का। जो 4 कंपोनेंट्स होती हैं फिजिकल टेस्ट में, आपकी होती है 1 किलोमीटर रनिंग, ठीक है। दूसरा क्या होता है 50 मीटर डैश, और थर्ड होता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, और आपका होता है बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। तो आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो कितने आता है आप तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको फिजिकल टेस्ट में पास होना। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए तो कोई मतलब नहीं इतना अच्छा नंबर लाने का, स्किल टेस्ट में अच्छा करने का। जंप 2.70,
सब झूठ बोल रहे हो क्या इतना? सब 13-13 मीटर फेंक रहे हो मेडिसिन बॉल। यहाँ पे आओगे तो कोई 10 मीटर 11 मीटर ज्यादा नहीं फेंक पाएगा। सब झूठ बोल रहे हैं चैट बॉक्स में। 2.5 फीट आप जंप ही नहीं कर पाओगे, यहाँ पे बालू में जंप करना ही बड़ा के। 220 से ऊपर कोई कूद नहीं पाएगा, बहुत ही रेयर बच्चे होंगे जो कूद पाएंगे 240 से। सब बता रहे 25 से ऊपर। सबका यहाँ पे आएंगे थ्रो करने, तो आपका देखिए परफॉर्मेंस कितना आता है। 11 मीटर, 11.5 मीटर, 12 मीटर, मैक्स टू मैक्स। रेयर बच्चा होगा जो 14-15 मीटर फेंके। आप सबका 15 मीटर जा रहा है चैट बॉक्स में। और मैं बालू में प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप लोग प्रैक्टिस करके आते हैं प्लेन सरफेस पे, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का। और यहाँ पे आते हैं तो सैंड पीट होता है। अब वहां पे जंप करते हैं, पीछे गिर जाते हैं। ठीक है, चारों इवेंट मिला के आपका पास होना चाहिए फिजिकल टेस्ट में। वो चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको पता है अपना परफॉर्मेंस। हाँ, गुवाहाटी में इंडोर इंडोर होता है। डिपेंड करता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। बस मैं बताना कि मतलब यही था कि आप अवेयर रहिए अपने फिजिकल टेस्ट को लेकर भी, क्योंकि उसमें आप गड़बड़ कर देते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं होता पढ़ने का भी और स्किल टेस्ट का भी। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल है तो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एलएनएपी बीपीएड एंट्रेंस 2025। अब मूव ऑन करते हैं, स्पीड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पावर के बारे में और दो टेस्ट के बारे में पढ़ना था हमें, जिससे पावर डेवलप होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो। अब हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड में सिंपल सा दो टेस्ट दिया हुआ है, स्प्रिंट और स्प्रिंट का दिया 40 मीटर और 50 मीटर। इसमें क्या पढ़ेंगे आप पता नहीं, इतना सिंपल सा टॉपिक है। तो वापिस ले चलता हूँ, जो मैं यूनिट 7 ने आपको पढ़ाया था स्पीड के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी, स्पीड इज डिफाइंड एज वंस एबिलिटी टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। मतलब आप एक ही मूवमेंट को फटाफट परफॉर्म कर रहे हैं, सक्सेसिव वन आफ्टर द अनदर मूवमेंट को फास्टर रेट से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका स्पीड कहलाएगा। कॉमन टेस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, क्या क्या कॉमन टेस्ट है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड? 50 यार्ड डैश, 40 यार्ड डैश, 60 यार्ड, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर्स। तो आपके सिलेबस में दिया है 40 मीटर और 50 मीटर का डैश स्प्रिंट टेस्ट दिया हुआ है। और मैंने पढ़ाया था 8 सेकेंड टेस्ट होता है, 6 सेकेंड टेस्ट होता है, 4 सेकेंड रन टेस्ट होता है। पर हमें पढ़ना है 40 मीटर और 50 मीटर के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो क्या है 40 मीटर 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट? द 40 मीटर और 50 मीटर स्प्रिंट टेस्ट इज अ पॉपुलर वे टू मेजर एक्सेलरेशन। मतलब मैं कितना जल्दी गति प्राप्त कर रहा हूँ, अपना मोस्ट स्पीड। स्पीड एंड एनारोबिक, मतलब जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के काम करना पड़ता है, तो ये सब टेस्ट मेजर करता है। इट्स वाइडली यूज्ड इन स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल। तो ये कौन कौन से गेम्स में ज्यादा यूज होता है आपका? फुटबॉल में, रग्बी में, एंड स्पेशली ट्रैक वेयर शॉर्ट बस्ट ऑफ स्पीड्स आर क्रूशियल। जहाँ पे अचानक से मुझे स्पीड पकड़ना पड़ता है, शॉर्ट बस्ट ऑफ स्पीड जहाँ पे क्रूशियल है। तो हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट? सेटअप कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा सरफेस, मतलब प्लेन सरफेस, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, जैसे कि आपका ट्रैक हो गया सिंथेटिक वाला या फिर कोई भी टर्फ हो गया। मार्क द स्टार्ट एंड फिनिश लाइन्स क्लियरली, 40 मीटर और 50 मीटर क्लियर लाइन मार्क कर लिया आपने। एंड यूज टाइमिंग गेट्स और अ स्टॉप वॉच। तो टाइम लेने के लिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ट्रैक है आपका, तो यहाँ पे टाइमिंग गेट लगा रहता है। थोड़ा हाई लेवल पे आपका एक्यूरेट टाइम लेने के लिए यहाँ पे स्टॉप वॉच होना चाहिए। टाइमिंग गेट्स आर मोर एक्यूरेट टू मेजर योर टाइम। फिर क्या बोला, इसका प्रोसीजर क्या है? वार्म अप थोरली, डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर लीजिए, थोड़ा लाइट जॉगिंग कर लीजिए, स्प्रिंट्स लगा लीजिए। एथलीट स्टार्ट फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन बिहाइंड द लाइन। 50 मीटर में कैसे रहेंगे? ऐसा नहीं कि बैठ के आपको ब्लॉक स्टार्ट करना है, आपको खड़े खड़े स्टैंडिंग स्टार्ट होता है इसमें। ऑन कमांड और ऑटोमेटिक टाइमर, स्प्रिंट एज फास्ट एज पॉसिबल थ्रू द फिनिश। टाइम इज रिकॉर्डेड व्हेन द रनर क्रॉसेज द लाइन। ठीक है, जैसे आपने लाइन क्रॉस किया, टाइम आपका वहां पे लिया जाता है। अटेम्प्ट्स कितने मिलते हैं? यूजुअली 2 to 3 ट्रायल्स आर गिवन एंड बेस्ट टाइम इज रिकॉर्डेड। ठीक है, चैट बॉक्स को बंद करना है क्या? तो ये था आपका स्प्रिंट के बारे में। दूसरा जो कंपोनेंट था हमारा स्पीड वाला, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी पहला हमने पढ़ा पावर का, फिर हमने पढ़ा स्पीड का। अब हम पढ़ेंगे जो तीसरा टेस्ट है, वो है हमारा एजिलिटी के बारे में। अब एजिलिटी में बताया था मैंने, काफी अच्छे से आपको पढ़ाया था यूनिट नंबर 7 में, फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं। एजिलिटी इज डिफाइंड एज वंस कंट्रोल्ड एबिलिटी, किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उसका कंट्रोल एबिलिटी कैसे है कि वो अपना बॉडी का पोजीशन को और डायरेक्शन को कैसे रैपिडली और एक्यूरेटली चेंज कर पा रहा है। कॉमन टेस्ट मैंने बताया था, इतने सारे टेस्ट होते हैं एजिलिटी को मेजर करने के लिए। स्क्वाड थर्स्ट, बर्फी टेस्ट, साइड स्टेप टेस्ट, शटल रन टेस्ट, सीमो एजिलिटी टेस्ट, राइट बूमरंग टेस्ट, डॉजिंग रन टेस्ट।
पर आपका दिया क्या है, इस यूनिट 8 में 2 टेस्ट के बारे में बोला है, हमें डीप में पता रहना चाहिए, शटल रन टेस्ट और सीमो एजिलिटी टेस्ट। ठीक है, चैट बॉक्स को डिसेबल कर देता हूँ, आप लोग काम वाली बातें नहीं कर रहे हैं, फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी बच्चों को भी। चैट बॉक्स डिसेबल हो गया है, जब आपसे पूछना होगा तो मैं ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे शटल रन। तो शटल रन आपका दिया 4x10 मीटर्स का, ठीक है। तो इसका एम क्या है, टू मेजर स्पीड, बॉडी कंट्रोल एंड द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन, जो कि एजिलिटी हमें मेजर करना शटल रन से। सभी लोगों ने किया होगा स्कूल के प्रैक्टिकल में, क्लास 12th में कराया जाता है, जो पी का प्रैक्टिकल होता है आपका। तो इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, हमें 2 वुडन ब्लॉक चाहिए फॉर ईच रनर। एक रनर के लिए कितने ब्लॉक चाहिए, 2 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। ईच ब्लॉक शुड मेजर 10x5x5 सेंटीमीटर या फिर 4 इंच इंटू 2 इंच का आपका बॉक्स, वो वुडन ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है। मार्कर, कोन्स और मार्किंग टेप, मेजरमेंट टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट नॉन स्लिपरी सरफेस विद 2 लाइंस 10 मीटर अपार्ट। यहाँ पे 2 ब्लॉक रहता है, जिसका मेजरमेंट मैंने बता दिया। अगर सेंटीमीटर में पूछा 10x5x5, वही इंचेस में आपको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1 इंच में आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 4x2x2 इंचेस का आपका वुडन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है क्या है, इसमें प्रोसीजर में एक रनर होता है, ऑन द कमांड ऑफ स्टार्ट गो, यहाँ से वुडन ब्लॉक पकड़ेगा, जाएगा, यहाँ रखेगा, फिर वापस आएगा, दूसरा उठाएगा यहाँ से, फिर यहाँ प्लेस करेगा, फिर आ जाएगा। जैसे ही फिनिश करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। एक बार गया, आया, उठाया वुडन ब्लॉक, फिर रखा, फिर आया, खत्म। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या लिखा गया है। मार्क 2 लाइन्स 10 मीटर अपार्ट यूजिंग मार्कर टेप्स और कोन। तो मार्किंग कर लेना आपको 10 मीटर के गैप में, ठीक है। द 2 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द लाइन अपोजिट द लाइन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट। अब मान लीजिए मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या बोला है, ब्लॉक कहाँ रहेगा, वुडन ब्लॉक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, अपोजिट साइड में रहेगा। तो ऑन द सिग्नल रेडी प्लेस योर फ्रंट फुट बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। लाइन के पीछे रहिए, ऐसे मतलब भागने के पीछे पोजीशन में। ऑन द सिग्नल गो स्प्रिंट टू द अपोजिट लाइन। अब अपोजिट लाइन में यहाँ पे फटाफट भागते भागते जाइए, यहाँ पे उठाइए, पिक अप अ ब्लॉक ऑफ वुड, रन बैक एंड प्लेस इट ऑन द बियॉन्ड द स्टार्टिंग लाइन। यहाँ से मैंने गया, उठाया, यहाँ पे रख दिया। फिर क्या करना है, टर्न विदाउट टेकिंग अ रेस्ट, बिना रुके वापिस जाना है, रन बैक टू रिट्रीव द सेकंड ब्लॉक। फिर यहाँ दौड़ के वापिस जाना है, उठाना है ब्लॉक, फिर वहां पे वापिस लाना है, बैक अक्रॉस द फिनिश लाइन। परफॉर्म द साइकिल फॉर द रिमेनिंग ब्लॉक्स टू। तो जैसे एक किया आपने, वैसे दूसरा करना। 2 ब्लॉक्स होते हैं। स्कोरिंग कैसा होगा, जितना जल्दी आप फिनिश करेंगे, जितना एक्यूरेट टाइम है, वो आपको उसके हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से स्कोरिंग मिलेगा। तो रिकॉर्ड द टाइम टू कंप्लीट द टेस्ट इन सेकंड्स टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। द स्कोर इज बेटर ऑफ द 2 टाइम्स रिकॉर्डेड। अ ट्रायल इज वॉइड इफ अ ब्लॉक इज ड्रॉप्ड और थ्रोन। मान लीजिए बीच में अगर आपका ब्लॉक गिर गया, तो ट्रायल आपका वैलिड हो जाए, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये था आपका शटल रन के बारे में, सिंपल सा था, सभी लोगों को पता है क्या होता है, कैसे होता है। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, सीमो एजिलिटी टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर एजिलिटी एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग। कब कब मेजर करता है एजिलिटी आपका, फॉरवर्ड आगे की तरफ, साइडवर्ड लेटरल या फिर, एंड बैकवर्ड मैन्यूवरिंग मूवमेंट्स। जब भी मैं फॉरवर्ड, साइडवर्ड या फिर बैकवर्ड मूवमेंट्स करता हूँ, तो उसका एजिलिटी को ये टेस्ट करता है। द टेस्ट इज सुटेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एज 12 ईयर्स एंड अबव। जो भी 12 साल से बच्चे हैं, गर्ल्स बॉयज हैं, दोनों के लिए सुटेबल है ये टेस्ट एजिलिटी, अगर उन्हें, उनका हमें टेस्ट करना है। तो इस टेस्ट को करवाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, एक स्टॉपवॉच लगेगा, 4 प्लास्टिक कोन लगेंगे या फिर कोई भी सुटेबल अल्टरनेट ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास है, बास्केटबॉल कोर्ट या फिर कोई भी स्मूथ एरिया चाहिए आपको, जो कि 12 फीट इंटू 19 फीट का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.6 मीटर अप्रॉक्स आएगा कुछ, या फिर 12 फीट, और यहाँ पे आपका ये होगा 19 फीट, ठीक है। अब आप डायग्राम देखकर यहाँ पे समझ सकते हैं स्टार्टिंग में कैसे बोला है, साइडवर्ड जाना है, ठीक है, ऐसे मतलब साइड साइड सफलिंग करते करते, फिर यहाँ से उल्टा जाना है, बैक पैडल, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। बैक पैडल करते हुए क्या करना है, यहाँ पे स्प्रिंट लिखा हुआ है, तो यहाँ से भागते हुए सीधा आना है, स्प्रिंट। और स्प्रिंट किया, फिर उल्टा जाना है, बैक पैडल करते करते, फिर यहाँ पे स्प्रिंट करना है, और फिर साइड स्टेपिंग कर करके यहाँ पे आके आपको फिनिश करना है, ठीक है। टेस्ट एरिया यहाँ बताया गया, 4 कोन्स आर प्लेस्ड एट ईच इनर एंगल ऑफ द 12 फीट एंड इनटू 19 फीट रेक्टेंगल। तो आपका इनर कोन्स प्लेस रहेगा, जो आपका डायमेंशन है कितना है, 12 फीट इंटू 19 फीट। अब देखते हैं इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है, बेसिकली वीडियो के थ्रू। यहाँ पे देखिए, साइड स्टेप किया, बैकवर्ड गया,
यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से स्प्रिंट कर रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, फिर बैकवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड गया मैं, फिर यहाँ से स्प्रिंट आया, फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। एक बार वापस से प्ले कर देते हैं वीडियो को। ठीक है, वापस से देखिएगा, देखिए स्टार्ट किया साइडवर्ड सफलिंग, बैकवर्ड पैडल, फिर यहाँ से स्प्रिंट है, फिर यहाँ से बैक पैडल करते हुए पीछे गया, फिर यहाँ से स्प्रिंट है, और फिर यहाँ से साइड स्टेपिंग करके यहाँ पे जैसे मैंने टाइम फिनिश किया, डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीमो एजीडीटी टेस्ट। वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारा 3 टॉपिक हो गया मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बैकवर्ड मेडिसिन बॉल थ्रो, स्पीड 40 मीटर, स्प्रिंट 50 मीटर, एजिलिटी शटल रन 4x10 मीटर, सीमो एजिलिटी टेस्ट। बच गया आपका एक टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, बैलेंस वाला आपका। ठीक है, तो अब आपको कुछ पूछना है चैट बॉक्स को, तो मैं ओपन कर दे रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसकी तरफ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में आप बता दीजिए, पूछना है तो। तो तुम्हारा क्वेश्चन को मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है, क्वेश्चन में अभी जब क्वेश्चन आएगा तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट आपका अप्रोक्स होगा, अभी चल रहा है अप्रैल मई में एग्जाम हो जाएगा, मिड में आपका जून में आपका हो जाएगा फिजिकल टेस्ट, 15 के आसपास डेट आ जाएगा उसका। ठीक है, अभी तक डेट नहीं आया है, आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। हाँ, फिजिकल टेस्ट में आपके 4 इवेंट होते हैं। सो मूविंग बैक टू जहाँ पे हमें पढ़ना स्टार्ट करना था, बैलेंस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो बैलेंस में हमने पढ़ा था अच्छे से काफी, यूनिट नंबर 7 में स्टैटिक बैलेंस, स्ट्रोक स्ट्रेंथ टेस्ट और डायनामिक बैलेंस टेस्ट में हम पढ़ना है मॉडिफाइड बार्स टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो लास्ट वाला टॉपिक है। एग्जाम की डेट आएगी तब तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चैट बॉक्स में फालतू की बातें मत करिएगा जिससे मुझे बंद करना पड़े चैट बॉक्स को। किसी को कोई लेजिटिमेट डाउट है तब आप चैट बॉक्स में पूछेगा, जो चीज जब करवाया था तभी आप पूछा करिए। ठीक है, बात करते हैं बैलेंस के ऊपर आते हैं। तो बैलेंस में भी डिफाइंड एज वंस एबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द सेंटर ऑफ सपोर्टिंग बेस ऑफ द बॉडी। मैंने काफी अच्छे से इसको यूनिट नंबर 7 में समझाया आपको। क्या बोला था मैंने आपको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना बॉडी का ओवर द सेंटर ऑफ सपोर्टिंग बेस ऑफ द बॉडी। मान लीजिए मैं सीधा खड़ा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? बीच में होगा। क्यों? क्योंकि बोला है ओवर द सेंटर ऑफ सपोर्टिंग बेस। तो मैं खड़ा हूँ, जैसे मान लीजिए पेन ऐसे खड़ा है, तो इसका बेस क्या होगा? ये पैर हो गया मेरे बॉडी का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? जस्ट ओवर द सेंटर ऑफ सपोर्टिंग बेस। सपोर्टिंग बेस क्या था मेरा? ये उंगली है, ठीक है, जमीन है मान लीजिए, और ये मैं खड़ा हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो कहाँ है? ये नीचे वाला क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच है, और नीचे वाला सेंटर ऑफ सपोर्टिंग बेस है। तो ये कहाँ रहना चाहिए? जस्ट इसके नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल देखे, आगे मैं ड्रॉप शॉट लेने जा रहा हूँ बैडमिंटन का, तो मैं पैर को आगे ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं आगे बॉडी भी बेंड कर रहा हूँ, तो बैलेंस को मेंटेन करना है। तो यही आपकी एबिलिटी होती है to maintain body center of gravity over the center of supporting base of the body। तो बैलेंस आपके बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक बैलेंस, जो आपको मतलब एक स्टेशनरी पोजीशन में मेंटेन करना पड़ता है। एक होता है डायनामिक बैलेंस, जो हमें चलते-चलते मेंटेन करना पड़ता है। एग्जांपल दिया हुआ है स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, एक पैर पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरा स्टैटिक बैलेंस है। डायनामिक बैलेंस क्या है? आपका मान लीजिए दीवार है, आप इस पे वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग ओवर अ नैरो वॉल, तो उस पे आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट वाज डायनामिक बैलेंस। अब कॉमन टेस्ट क्या क्या है मेजरमेंट ऑफ बैलेंस के? मैंने बताया था आपको पढ़ाते वक्त, स्टैटिक बैलेंस टेस्ट के मैंने 4 टेस्ट बताया था आपको। स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट, बार स्टिक टेस्ट, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्रोग्रेसिव इन्वर्टेड बैलेंस टेस्ट। फिर मैंने बताया था डायनेमिक के आपको, डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, मॉडिफाइड बार टेस्ट, द नेल्सन बैलेंस बीम टेस्ट। अब हम देखेंगे स्टैटिक बैलेंस टेस्ट में आपका जो पहला वाला है स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट के बारे में। फिर हम देखेंगे डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, जो आपका सिलेबस में 2 टॉपिक दिया था, ये स्टैटिक बैलेंस का और डायनेमिक बैलेंस का टेस्ट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉर्क स्टैंड टेस्ट के बारे में, जिससे हम स्टैटिक बैलेंस टेस्ट मेजर कर सकते हैं। तो क्या बोला है? दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द स्टैटिक बैलेंस ऑन द बॉल ऑफ द फुट।
बॉल ऑफ द फुट आपका, ठीक है, आप कैसे मतलब यहाँ पे बॉल ऑफ द फुट आपका कैसे बैलेंस हो रहा है बॉडी का, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर स्टैटिक बैलेंस होता है बॉल ऑफ द फुट। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एज 12 ईयर्स एंड अबव। 10 साल से ऊपर वालों को सबके लिए लीगल ये टेस्ट करा सकते हैं, सुटेबल है। टेस्ट को कैसे कराना है, आपको जूते रिमूव कर देना है, ठीक है, अच्छे पोजीशन में करने के लिए स्टैंड ऑन वन फुट, एक पैर पे खड़े रहिए, लेफ्ट फुट पे या तो राइट फुट पे, जैसे आपको सुटेबल लगता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वीडियो इमेज में दिखाया गया है। प्लेस द अपोजिट फुट, आप लोग टेक्स्ट करते जा रहे हो मुझे, डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, स्टोर्क स्टैंड टेस्ट के बारे में पढ़ा रहा था आपको, क्या स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है, आपका चेक करता है आप कैसे अपने बॉल ऑफ द फुट को बैलेंस को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने बॉडी को स्टैटिक पोजीशन में। तो इसके लिए स्टोर्क स्टैंड टेस्ट में कैसे खड़े रहते हैं, ये चीज आप डायग्राम मत भूलिएगा, क्योंकि अभी तो पढ़ लेना तो याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाते हैं कि स्टोर्क स्टैंड टेस्ट में क्या था, इसीलिए इमेज डाला हूँ कि आपको याद रहेगा। तो प्लेस द अपोजिट फुट राइट अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द सपोर्टिंग नी, वैसे प्लेस कर देना है। हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन द हिप्स, आपको दोनों हाथों को हिप्स पे प्लेस करना है। व्हेन बैलेंस द हील ऑफ द स्टैंडिंग फुट इज रेज्ड, यू आर ऑन योर टोज, टाइम स्टार्ट्स एज सून एज द हील इज ऑफ द ग्राउंड। अब क्या बोला है, आपको तो खड़ा हो गया ऐसे, अब क्या करना है, व्हेन बैलेंस द हील ऑफ द स्टैंडिंग फुट इज रेज्ड, यू आर ऑन योर टोज, अब आपको टोज पे खड़े भी होना है, ठीक है। टाइम स्टार्ट्स एज सून एज द हील इज ऑफ द ग्राउंड, तो आप ऐसे प्लेस हो गए, पैर रख लिया, अब आपको टो पे खड़े होना है ऐसे। अब खड़े हो गए, जैसे आप खड़े होंगे टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइम कब बंद होगा आपका, द हैंड्स कम ऑफ द हिप, आपके हाथ कहाँ चले गए, हिप से हट गए। दूसरा टाइम कब बंद होगा, द सपोर्टिंग फुट मूव, जो आपका ये पैर है सपोर्टिंग फुट, आपने इसको हिला दिया गलती से। थर्ड पॉइंट क्या बोला, द हील टचेस द ग्राउंड, अब जो मैंने ऐसे खड़ा था मेरा हील टच हो गया ग्राउंड पे, टाइम ओवर। द रेस फुट मूव फ्रॉम द नी, ठीक है, जो आपने फुट को रेस किया है आपका नी से हट गया, तो क्या होगा, ये चारों कंडीशन है जब हमारा क्या हो सकता है, टाइम बंद हो जाएगा। स्टार्ट कब होगा, जैसे हमें बैलेंस कर लिया, हाथों को प्लेस कर लिया हिप्स पे साइड में, एक पैर को दूसरे नीज में लॉक कर लिया और टोज पे आपको आ जाना है, टाइम स्टार्ट होगा और चार कंडीशन है जो टाइम बंद हो जाएगा। तो जितना सेकंड तक आप होल्ड करेंगे बेस्ट ऑफ 3 ट्रायल्स, उतना आपको टाइमिंग के हिसाब से स्कोरिंग आपका होगा। तो ये था आपका स्टोर्क स्टैंड टेस्ट फॉर स्टैटिक बैलेंस टेस्ट। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड बास टेस्ट फॉर डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर वंस एबिलिटी टू जंप एक्यूरेटली एंड मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग रिपीटेड जंपिंग। टू, क्या बोला है, डायनेमिक मतलब मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है जंपिंग करते करते वक्त। तो द बास टेस्ट इज एन असेसमेंट ऑफ बैलेंस इन विच द पार्टिसिपेंट्स अल्टरनेट फुट हॉपिंग, हॉपिंग मतलब जब हमें एक पैर से जंप करना रहता है, ठीक है। तो बास टेस्ट में क्या बोला है, इज एन असेसमेंट ऑफ बैलेंस, आपका बैलेंस का इसमें असेसमेंट होता है, इन विच द पार्टिसिपेंट्स अल्टरनेट फुट, मतलब एक पैर इधर कूदा राइट से तो इधर लेफ्ट से कूदूंगा, अल्टरनेट, एंड होल्डिंग अ स्टैटिक पोजीशन फॉर 5 सेकंड्स एट ईच पॉइंट, मतलब यहाँ से मैंने कूदा, यहाँ कूदा, एक पैर से होल्ड करूंगा 5 सेकंड, फिर यहाँ से लेफ्ट पैर से यहाँ कूदूंगा 5 सेकंड होल्ड करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ कूदूंगा 5 सेकंड होल्ड करूंगा, ऐसे ऐसे करके करना है। वीडियो आपको दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा और आगे प्रोसीजर ही बताऊंगा आपको। So this test was originally designed by Ruth I. Bass in 1939, which was later modified. यहाँ पे टेस्ट का नाम क्या है, मॉडिफाइड बास टेस्ट। तो जो बास टेस्ट बना था वो कब बना था, डिजाइन किया गया था रूथ आई बेस के द्वारा 1939 में, पर इसको लेटर मॉडिफिकेशन किया गया जॉनसन एंड लीच के द्वारा 1968 में। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, मॉडिफिकेशन वाला। तो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एज 12 ईयर्स एंड अबव, तो गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सुटेबल है 12 ईयर्स एंड अबव वालों के लिए। तो क्या क्या इस टेस्ट को करवाने के लिए मुझे इक्विपमेंट चाहिए, एडुकेट फ्लोर चाहिए, प्रॉपर सफिशिएंट स्पेस चाहिए, स्टिकी टेप फॉर मार्किंग फ्लोर, यहाँ पे दिख रहा है आपको टेप चिपकाया हुआ है, तो स्टिकी टेप चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए जिससे मैं मेजर कर सकूं इनके बीच का डिस्टेंस, और एक स्टॉपवॉच चाहिए जिससे मैं टाइम मेजर कर सकूं। तो अब आप वीडियो देखिए कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। This is the BAS test. The purpose of this test is to measure dynamic balance. देख रहे हैं कि जंप कर रहा है Equipment अल्टरनेट फुट से, required और क्या is करना है 5 adequate सेकंड तक इसको floor होल्ड करना है, space, ठीक है। sticky tape, 1 2 3 measuring 4 tape, 5, and a अब 5 हो गया, stopwatch. अभी जंप करेगा नेक्स्ट पे। The scoring on this test is easy. You either successfully perform the test or you fail. देख रहे हैं बीच में As थोड़ा you सा एक can ही है, बीच see, में सेंटर में आ गया to था टेप। perform this test, you hop on one foot to each piece of tape, and you have to hold your balance for 5 seconds on each tape and then hop to the next
piece of tape. तो ये आपका ऐसे परफॉर्म करना है आपको मॉडिफाइड बस टेस्ट को फॉर डायनामिक बैलेंस टेस्ट। अब टेस्ट का सेटअप कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 पीसेस ऑफ कलर्ड मार्किंग टेप मेजरिंग 3/4 ऑफ 1 इंच। 1 इंच में आपका कितना सेंटीमीटर आता है, 2.5 सेंटीमीटर आता है। तो क्या बोला है, 1 इंच का, ठीक है, 1 इंच का आपका 3/4 कर लेंगे, इतना आपको ले लेना है, कट कर लेना है। साइज आर कट एंड पेस्टेड ऑन द फ्लोर एज शोन इन द इमेज एट लेवल एस एंड 1 to 10, ठीक है। 1 to 10 मतलब कितने आपको बोला, 11 पीसेस काटने हैं, 11 पीसेस ऑफ कलर्ड मार्किंग। क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीसेस काटने हैं। कितने साइज रहेगा एक एक टेप का, 3/4 ऑफ 1 इंच। कट कर लिया मैंने, पेस्ट कर दिया। कैसे पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एस से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 1 से 2 लेकर 10 तक ऐसे पेस्टिंग करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा पहला पॉइंट सभी लोगों को। सेकंड पॉइंट में क्या बोला, दिस मार्किंग स्पॉट्स आर ऑब्टेन बाय द प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ 30 इंच एंड 50 इंच डिस्टेंसेस। अब क्या बोला है, मतलब जो स्टार्टिंग लाइन है यहाँ पे मेरा, इनका बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 30 इंच का रहेगा, ठीक है, एंड 50 इंच डिस्टेंसेस। अब डायगोनल कितना रहेगा, ये आपका रहेगा, ये रहेगा आपका 15 इंच का, ठीक है। ये लाइन मतलब ये लाइन 15 इंच का रहेगा और ये आपका 30 इंच का रहेगा। एक सेकंड रुकिए, क्या बोला, दिस मार्किंग स्पॉट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रॉपर मेजरमेंट 30 इंच एंड 50 इंच डिस्टेंसेस, ठीक है। तो 30 आपका लेंथ हो गया और एक एक बॉक्स का विड्थ हो गया 15 इंच का। तो आफ्टर मार्किंग द रिक्वायर्ड फ्लोर पैटर्न, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्ड हेल्पर हैविंग अ गुड डायनामिक बैलेंस। तो मार्किंग करके बच्चों को कराने से पहले हम दिखा देंगे करके, जैसा मैंने आपको वीडियो दिखा दिया, ऐसे ऐसे परफॉर्म होता है, फिर पढ़ा रहा हूँ। वैसे हमें डेमोन्स्ट्रेशन पहले कर देना है, देन द टेस्टर रिपीट्स द इंस्ट्रक्शंस। फिर टेस्टर बता देगा आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है व्हाइल परफॉर्मिंग दिस टेस्ट। फिर क्या बोला है लास्ट पॉइंट में, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टैंड विद द राइट फुट ऑन द स्टार्टिंग टेप। राइट फुट के हिसाब से एक पैर से आप खड़े हो जाएंगे इस पे, स्टार्टिंग जो मार्किंग है, एंड लीप टू द फर्स्ट टेप मार्क विद द लेफ्ट फुट। यहाँ पे राइट फुट से ऐसे मैं खड़ा था ऐसे करके, अब यहाँ से लेफ्ट फुट से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जंप करूंगा, ठीक है। यहाँ तक अभी स्लाइड में ये बताया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या बोला है, he or she is required to maintain a steady balance on the ball of the left foot for as long as possible up to a maximum of 5 seconds, after which he is to leap to the second tape mark with right foot। तो मैंने यहाँ से राइट फुट लेकर खड़ा था, मैं यहाँ से मैंने जंप किया, यहाँ पे गया, ठीक है। तो लेफ्ट फुट को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, लेफ्ट फुट प्लेस किया, मुझे प्लेस तो कर लिया। अब प्लेस करने के बाद मुझे 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, टेस्टर काउंट करेगा, 5 हो गया। फिर यहाँ से आप उल्टे फुट, जो आपका नेक्स्ट अल्टरनेट फुट है, उससे यहाँ पे जंप करेंगे राइट से, फिर लेफ्ट, ऐसे करते फॉलो करते चलेंगे। तो ही इज टोल्ड टू रिपीट द प्रोसेस एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट टेप स्पॉट सीरियसली विद अल्टरनेट फुट अप टू 10 टेप मार्क। तो यहाँ से आपको फॉलो करते 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 10 तक जाना है। यहाँ तक भी क्लियर होगा सभी लोगों को। फिर क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, द सब्जेक्ट इज टोल्ड क्लियरली दैट ही और शी विल गेट 1 पॉइंट फॉर ईच सेकंड ऑफ अ बैलेंस मेंटेन्ड एट अ स्पॉट। मतलब मान लीजिए यहाँ से मैंने, मान लीजिए यहाँ से यहाँ जंप किया था, मैंने 3 ही सेकंड होल्ड कर पाया, तो कितना पॉइंट मिलेगा मुझे, 3 पॉइंट मिलेगा। और 5 सेकंड्स मैक्सिमम पॉइंट कितना मिल सकता है एक स्पॉट पे, 5 सेकंड, तो करूंगा तो 5 पॉइंट मिलेगा। और मैंने 3 किया तो कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5 मिल सकता है, up to a maximum of 5 seconds, and that his or her foot must cover the tape mark at each spot completely, so that tape cannot be seen by the tester or timer when the subject is maintaining the balance of the body on a particular tape mark। अब इस पॉइंट में क्या बोला, इतने बड़े पॉइंट में, जब मान लीजिए मैंने यहाँ से जंप किया यहाँ पे, तो जो मैं पैर प्लेस करूंगा तो ये जो पूरा टेप है ढक जाना चाहिए मेरे पैर से। अगर नहीं ढकेगा, दिख रहा है टेप, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, इनवैलिड होगा। आपको पूरा टेप ऐसा पैर को प्लेस करना जंप करके एक ही बार में, कि टेप वहां पे कवर हो जाए आपका। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा। अब इसका स्कोरिंग कैसे होता है, द मैक्सिमम पॉइंट्स विच में बी स्कोर्ड एट ईच लैंडिंग स्पॉट आर 10। तो एक डब्बे पे मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, 10 पॉइंट्स। सर ने तो ये 5 बताया था, 10 कैसे हो गया देखते हैं। क्या बोला मैंने, एक बॉक्स पे 10 स्कोर हो सकता है, 10 मेकिंग अ थियोरेटिकली मैक्सिमम स्कोर ऑफ टेस्ट एट बॉक्स 10 है, 10 स्पॉट है, तो 10 into 10 करूंगा तो आपका आ जाएगा 100। तो मैक्सिमम स्कोर पूरे टेस्ट में 100 स्कोर कर सकता हूँ। अब क्या बोला है, 100 कैसे हुआ, तो एट ईच लैंडिंग पॉइंट 5 पॉइंट्स आर गिवन टू प्रॉपर लैंडिंग। तो यहाँ से लैंडिंग आपको 5 नंबर मिल रहा है, मैंने यहाँ से यहाँ जंप कर दिया, प्रॉपर लैंड हुआ, 5 नंबर उसके,
फिर 5 सेकंड होल्ड करूंगा, 5 नंबर उसके, 10 नंबर एक बॉक्स पे मिलेगा। ठीक है। एट ईच लैंडिंग पॉइंट 5 पॉइंट्स आर गिवन टू प्रॉपर लैंडिंग एंड 5 फॉर ईच सेकंड ऑफ स्टैटिक बैलेंस ऑन द बॉल ऑफ द कंसर्न फूड। अब क्या बोला है, डिडक्शंस आर मेड, मतलब कब कब मार्क्स आप कर सकते हैं, स्टेपिंग ऑफ द मार्क। मान लीजिए मेरा मार्क यहाँ पे है, मैं स्टेप कहीं यहाँ मार्क कर दिया तो माइनस हो सकते हैं। नॉट होल्डिंग द बैलेंस फॉर 5 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करना था एक स्पॉट पे, मैंने 3 सेकंड होल्ड कर पाया तो यहाँ भी मेरा माइनस होगा। इनकरेक्ट फुटवर्क और स्किपिंग अ मार्कर, कोई मार्कर आपने छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका मॉडिफाइड बास टेस्ट का। अभी हमने पढ़ लिया, एक बार वीडियो देख लीजिएगा वापस से, पढ़ने के बाद भी कैसे इसको परफॉर्म This करना is है। the देखिए आपके BAS test. 5 सेकंड The इसने होल्ड purpose किया एक of this स्पॉट पे। test is to measure dynamic balance. देखिए Equipment टेप को भी कवर required करना है, is ठीक है। adequate floor space, देखिए टेप आपको sticky दिख रहा है, नहीं दिख tape, रहा है? measuring tape, and a stopwatch. देखिए अभी यहाँ पे टेप दिख रहा है, यहाँ पे The गड़बड़ है, ठीक है, scoring ये वाला on this स्पॉट। test is देखिए इसने easy. गलती किया You है तो यहाँ पे either इसका मार्क्स डिडक्ट होगा। successfully perform the test or you fail. As you can see, to perform this test, you hop ये on जो one आपका टेस्ट है foot बहुत ही वैलिड और रिलायबल टेस्ट है, to मतलब जो each एजिलिटी का ये वाला piece of टेस्ट है आपका tape, मॉडिफाइड बास टेस्ट। and you have to hold your balance for 5 seconds on each tape, and then hop to the next piece of tape. ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हमने पढ़ लिया चारों कॉन्सेप्ट को, पावर, स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस, और जो जो टेस्ट दिए थे सारे हमने पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक सारा कुछ हमने पढ़ लिया। बच गया हमारा यूनिट 8 का एमसीक्यूज जो सॉल्व करना है अभी हमें, तो उसकी तरफ सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। उससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। किसी को कुछ पूछना है चैट बॉक्स में? अभी हम फिर एमसीक्यूज करेंगे इस यूनिट के। So shall we proceed towards the MCQs? 5 मिनट का ब्रेक ले ले क्या? कर दूंगा, आज रात को टेस्ट अपलोड करना चालू करूंगा पढ़ाने के बाद, ठीक है। 6, 7, 8, 9 सब कर दूंगा। जब आएगी तब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। आज ही करेंगे, कल नहीं कर सकते, मैंने बोला था आपको, कल क्लास नहीं लिया था तो आज